मैं एक ऐसा मूर्ख आदमी हूं जिसे कुछ भी पता नहीं था। यहां तक कि यह भी एहसास नहीं था कि मैं एक धोखे में फंसा हुआ हूं। हालांकि मैं कभी कोई महान इंसान नहीं बन पाया, फिर भी मैंने अपनी जिंदगी पूरी ईमानदारी से जी। सामान्य नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, घर खरीदा। लेकिन आज मैं भारी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ हूं और केवल पार्ट टाइम काम करके किसी तरह गुजारा कर रहा हूं। तलाक के बाद मैं अपने बच्चों से फिर कभी नहीं मिल पाया। मेरी पूर्व पत्नी ने यह कहकर मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया कि बच्चे बड़ी मुश्किल से उसके नए पति के साथ घुल मिल पाए हैं। जिस कंपनी में मैं काम करता था वहां से भी मुझे निकाल दिया गया। मुझ पर अवैध संबंध रखने और कंपनी का पैसा गबन करने का झूठा आरोप लगाया गया था। मैंने न तो कोई अवैध संबंध रखा था और न ही कोई गबन किया था। चाहे मैंने कितनी भी सफाई दी हो, किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। लगभग हर दिन डरावने चेहरे वाले लोग मेरे घर आकर कर्ज चुकाने की मांग करते थे, लेकिन मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने कभी कोई पैसा उधार लिया हो। जब मुझे होश आया मैं बिस्तर पर पड़ा था, मरने की हालत में। आखिर गलती कहाँ हुई? मैंने आखिर ऐसा क्या किया था? शुभ संध्या। आज की रात सचमुच बहुत सुंदर है, एक धुंधले चेहरे वाला आदमी मुझसे बोला। उसके हाथ में एक टोपी थी। क्या तुम मुझे लेने आए मृत्युदूत हो? मैं वास्तव में आपको लेने आया हूं, लेकिन मैं वह यमदूत नहीं हूं जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। सटीक शब्दों में कहूं तो मैं आपको एक दूसरी दुनिया में भेजने आया हूं। आप मुझे मार्गदर्शक कह सकते हैं। दूसरी दुनिया? मैं जोर जोर से खांसने लगा। तभी उस आदमी ने उंगली चटकाई। तुम भी सचमुच बड़ी बुरी औरत हो। न सिर्फ तुमने अपने पूर्व पति पर कर्ज का बोझ डाल दिया, बल्कि उससे बच्चों का भरण पोषण खर्च भी वसूल रही हो। और तुम्हारा बच्चा भी उसका नहीं है ना? तो क्या हुआ? कानूनन वह उसी का बच्चा है, इसलिए भरण पोषण देना उसकी जिम्मेदारी है। एक औरत की सहज प्रवृत्ति मुझे बेहतर जीन वाला साथी चुनने के लिए मजबूर करती है। मुझे उस आदमी के बच्चे की जरूरत ही नहीं थी। बस वह मुझे पैसे देता रहे, यही काफी था। सिर्फ इसलिए कि मैंने उससे शादी की, उसे मेरा आभारी होना चाहिए। आखिर वह उस स्तर का आदमी था। सामने बैठा आदमी यह सुनकर बहुत खुश हो रहा था। औरतें सचमुच डरावनी होती हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे ऐसी औरत बनाया। उन दोनों को देखकर मेरे भीतर गहरी घृणा उभर आई। कृपया इतना क्रोधित मत होइए। मैंने आपको यह दृश्य सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आप सच्चाई जान सकें। यह अभी इसी समय हो रहा है। यह कोई भ्रम नहीं है। क्या आपको वास्तव में कुछ भी समझ नहीं आया? उसकी बात सुनकर मुझे कई संदेह याद आने लगे, लेकिन मैंने हमेशा उन्हें नजरअंदाज किया था। खुद को समझाता रहा कि शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूं। आप बहुत दयालु इंसान हैं। इतनी कठिन जिंदगी जीने के बावजूद आप अपनी पूर्व पत्नी का कर्ज चुका रहे थे, बच्चों का खर्च उठा रहे थे, लेकिन यह सब एक सोचा समझा झूठ था। इतने पशुवत कर्मों को क्या यूं ही छोड़ दिया जा सकता है? इसीलिए मैंने आपके लिए एक उपहार तैयार किया है। उस आदमी ने अपने सूटकेस से कुछ पुस्तिकाएं निकालीं। आपने अनगिनत दुर्भाग्य झेले हैं। मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में आपको सुखी जीवन मिले। क्या कहते हैं आप? क्या आप किसी दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहेंगे? लेकिन उस समय मेरे मन में केवल अपनी पूर्व पत्नी के लिए क्रोध था। अचानक मुझे एक संभावना सूझी। क्या कंपनी के पैसे के गबन वाली घटना भी? बिल्कुल। आपके बॉस ने अपना अपराध आपके सिर मढ़ दिया था। आपकी कोई गलती नहीं थी। तो ऐसा था। मेरे जैसा इंसान सचमुच हास्यास्पद है। आपने अपनी जान तक खपा दी काम करने में, यहां तक कि आपका शरीर टूट गया और आप मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, और वे लोग आराम से बैठकर भोजन का आनंद ले रहे हैं। क्या यह अक्षम्य नहीं है? मैं बदला लेना चाहता हूं। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते देख मार्गदर्शक के होठों पर मुस्कान और गहरी हो गई, लेकिन तुरंत उसने फिर गंभीर चेहरा बना लिया। दुर्भाग्य से आपकी आयु पूरी हो चुकी है। मैं जो कर सकता हूं वह केवल आपको अगले जन्म में एक सुखी जीवन देना है। बदला लेने का विचार छोड़ दीजिए। अब आपके पास केवल यह चुनने का विकल्प है कि आगे किस दुनिया में जाना चाहते हैं। कम से कम ऐसी दुनिया चुनिए जिसकी आप कामना करते हो। मैं आपको इस दुनिया की सिफारिश करता हूं। आखिर यह विज्ञान और जादू दोनों से युक्त एक काल्पनिक संसार है। यहां अंतरिक्षीय राष्ट्र मौजूद हैं। यह एक बहुत ही रोचक दुनिया है, क्योंकि यहां मनुष्यों की आयु कई गुना बढ़ चुकी है। अगले जन्म में भी आप इस जीवन की तुलना में कई गुना अधिक सुखों का आनंद ले पाएंगे।
मैंने अनजाने में अपना हाथ बढ़ा दिया। मुझे अगली दुनिया में कोई रुचि नहीं थी। मुझे धोखा दिया गया, मेरा मजाक उड़ाया गया, फिर भी मैं बदला नहीं ले सकता था। यदि ईमानदारी से जीने का यही परिणाम है तो फिर समय रहते सुख भोगना ही बेहतर होता। दूसरों की परवाह न करके केवल अपने सुख का पीछा करना कितना अच्छा होता। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है। यह सब झूठ है। मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहता हूँ, दूसरों को रौंदना चाहता हूँ, हर प्रकार की बुराई करना चाहता हूँ। मार्गदर्शक ने मुझे समझाया, इस दुनिया में सत्ता पर कुलीन वर्ग का शासन है। हालांकि तकनीक विकसित हो चुकी है, लेकिन सामंती व्यवस्था फिर से स्थापित हो गई है। तो क्यों न तुम्हारा जन्म शासक परिवार में कराया जाए। जन्म से ही विजेता जीवन। यह सुनकर मैं हंसना चाहता था, लेकिन अब मुझमें हंसने की ताकत भी नहीं बची थी। ईमानदारी से जीना सचमुच बहुत मूर्खता थी। यदि मुझे कुलीन बनकर नया जीवन मिलने वाला है तो मेरे पास मनमानी करने की पूंजी होगी। मुझे ऐसा महान खलनायक बनाओ जो दूसरों को रौंदे और हर बुराई करे। क्या आपने अपना संकल्प कर लिया है? तो फिर आशा करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो। मैं अपने अगले जीवन का भरपूर आनंद लूंगा, एक दुष्ट सामंत, ईविल लॉर्ड के रूप में। जैसे ही मेरी चेतना अंधकार में डूब गई, मार्गदर्शक खुद को रोक नहीं पाया और जोर से हंस पड़ा। कितना दुर्भाग्यपूर्ण जीवन! तुम जैसे मनहूस इंसान सचमुच मूर्ख होते हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा दुर्भाग्य शायद समा ही नहीं सकता। तुम दोनों ने भी अपना काम बखूबी किया। मुझे खूब मनोरंजन मिला। अब समय आ गया है कि यह सब समाप्त किया जाए। आखिर तुम्हें दुर्भाग्य देने वाला मैं ही था। मैं सिर्फ यह देखना चाहता था कि एक नेक इंसान पतन के बाद कैसा बनता है, और परिणाम मेरी उम्मीद से कहीं अधिक दिलचस्प निकला। इसलिए मैं आगे भी देखना चाहता हूं। मुख्य भोजन से पहले थोड़ा एपेटाइजर तो जरूरी है। अब मैं इसका पूरा आनंद ले चुका हूं, तो हमारे बीच का संबंध भी यहीं समाप्त होना चाहिए। अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने नीचे तक गिरोगे। तुम क्या कह रहे हो? पूर्व पत्नी ने पूरी तरह उलझन भरा चेहरा बनाया। तुम्हारे साथ मेरा पति पत्नी वाला खेल यहीं समाप्त होता है। इस खेल में तुमने भी काफी आनंद लिया था, है ना? मजाक मत करो। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। अगर पलटवार करना है तो करके देखो। यह मत भूलो कि तुम्हारा तलाक का वकील भी मैंने ही ढूंढा था। तुम्हारे द्वारा अपने पूर्व पति को फंसाने की बात और उसके बॉस की गबन में मदद करने की बात सब सार्वजनिक हो जाएगी। फिर तुम्हारे बच्चे का क्या होगा? क्या तुम अपने ही बच्चे को छोड़ दोगी? कानूनन तो वह तुम्हारे पूर्व पति का बच्चा है। वह भरण पोषण भी दे रहा है, तो उसे ही पालने दो। यह समझते ही कि वह आदमी मजाक नहीं कर रहा था, पूर्व पत्नी का पूरा शरीर कांपने लगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? हाँ, कभी करता था, लेकिन अब मेरी कोई रुचि नहीं रही। सब लोग खुशी खुशी अपना अगला प्रेमी ढूंढ लें। रुको, अगला प्रेमी कहाँ से आएगा? कृपया मेरी बात सुनो। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी। कृपया मुझे मत छोड़ो। अपनी पूरी ताकत से उसे रोकने की कोशिश करती पूर्व पत्नी को देखकर पुरुष ने बेहद ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं किसी ऐसी औरत से शादी करूंगा जिसने धोखा दिया हो? कितनी मूर्ख हो! तुमसे प्यार करने वाला तुम्हारा पूर्व पति भी सचमुच अंधा था। मार्गदर्शक खुशी से ताली बजाने लगा। बहुत बढ़िया। अब आगे और कौन सी दिलचस्प प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी? मैंने तुम्हारे लिए अपने पति को छोड़ दिया था। वह तो सिर्फ तुम्हारा पूर्व पति था। जब तुमने उसे छोड़ा था तब तुम भी तो खूब आनंद ले रही थीं। अब पीड़ित होने का नाटक मत करो। मार्गदर्शक ने पूर्व पत्नी के मन के भीतर झांका। तुम भी अपराधी हो। कमाल है, तुम अब उस पूर्व पति को याद करने लगी हो जो मर चुका है। औरतें सचमुच बहुत जिद्दी प्राणी होती हैं, लेकिन जो आदमी तुमसे सच्चा प्यार करता था वह अब मर चुका है, और उसकी अंतिम इच्छा तुम सबसे बदला लेना थी। अब देखना यह है कि कहीं तुम अपने पूर्व पति को खोजोगी या फिर किसी नए आदमी की तलाश करोगी। सोचकर ही उत्सुकता हो रही है। चाहे जो भी हो, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। अच्छा, अब मुझे उसकी आत्मा का मार्गदर्शन करने जाना होगा। उसे ऐसी दुनिया में ले जाना है जहां इंसानी जान बहुत सस्ती है। मेरे लिए वह दुनिया बहुत सुखद है। जब उसे सच्चाई का एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। वह निश्चित रूप से कहेगा कि ऐसा नहीं हो सकता, फिर पछताएगा, क्रोध करेगा, आहें भरेगा, नफरत करेगा, और ये सारी भावनाएं मेरे भोजन बन जाएंगी।
चाहे वह दूसरी दुनिया में खलनायक बनकर लोगों में दुर्भाग्य फैलाए या फिर खुद दुर्भाग्य का शिकार होकर मुझसे नफरत करे। दोनों ही स्थितियां मेरे लिए आनंददायक हैं। अब मजा शुरू होने वाला है। मेरी खुशी के लिए अंतहीन पीड़ा सहते रहो। ऐसा लग रहा था कि मार्गदर्शक की बातें सच थीं। मुझे वास्तव में एक नया जीवन मिल गया था। लियम सेरा बैनफील्ड, यही मेरा नया नाम था। मैं इस साम्राज्य में एक पूरे ग्रह पर शासन करने वाले काउंट परिवार का उत्तराधिकारी था, यानी भविष्य का शासक, बिल्कुल वैसा ही जैसा तय हुआ था। लेकिन एक दुष्ट सामंत, ईविल लॉर्ड बनने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है? फिलहाल तो मेरा लक्ष्य विलासिता और भोग विलास का जीवन जीना था। तभी एक पत्र धीरे से मेज पर आ गिरा। पता चला कि वह मार्गदर्शक का संदेश था। उसमें लिखा था कि उसकी जगह मेरी सहायता करने के लिए कोई प्रतिनिधि मौजूद होगा। मैं अभी इस बात को समझ ही रहा था कि कमरे का दरवाज़ा खुला। एक पुरुष और एक महिला अंदर आए। वे मेरे माता पिता थे। उनके पीछे बड़ी संख्या में नौकर चाकर खड़े थे। लियम, 5वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोनों ने मुझे एक अनुबंध सौंपा। उसमें लिखा था कि वे अपनी उपाधि, क्षेत्र और सारे अधिकार मेरे नाम हस्तांतरित कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए मेरा उपहार है। बैनफील्ड परिवार की पूरी संपत्ति, और मेरी तरफ से उपहार है एक नौकरानी रोबोट। यह तुम्हारी देखभाल करेगी। तुम इसे अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन कर सकते हो। यह बिल्कुल किसी गेम के कैरेक्टर क्रिएशन जैसा था। मैंने सभी पुर्जों को सर्वोच्च स्तर के विकल्पों पर सेट कर दिया। आखिर पैसा तो माता पिता का ही खर्च होना था। क्या यही वह प्रतिनिधि था जिसका जिक्र मार्गदर्शक ने किया था? रास्ते से बाधा बनने वाले माता पिता हट जाएंगे और मेरी आदर्श महिला मेरे पास होगी। एक ऐसी नौकरानी रोबोट जो कभी विश्वासघात नहीं करेगी। यह सचमुच एक परिपूर्ण उपहार था। सचमुच बहुत प्यारी है। यदि यह रोबोट लियम की देखभाल करेगी तो हम भी निश्चिंत रहेंगे। मेरे माता पिता के व्यवहार और बातों से मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। क्या आप दोनों कहीं दूर जाने वाले हैं? हमने साम्राज्य की राजधानी में एक घर खरीद लिया है। अब हम वहीं जाकर बसने वाले हैं। इसके लिए बस तुम्हें यहां हस्ताक्षर करने होंगे। उसके बाद तुम ही इस क्षेत्र के शासक बन जाओगे। अपने क्षेत्र का अच्छे से प्रबंधन करना। तुम्हारा प्यारा बेटा वास्तव में एक पुनर्जन्मित व्यक्ति है। अंदर से तो मैं एक अधेड़ उम्र का आदमी हूं। मेरे जैसे व्यक्ति ने उनकी हैसियत और संपत्ति छीन ली तो उन्हें कुछ गुजारे का पैसा दे देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब से मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ दुर्भावना फैलाऊंगा। इस दुनिया में कभी मानव जाति पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का शासन था, लेकिन मनुष्यों ने इसे स्वीकार नहीं किया और विद्रोह कर दिया। फिर उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। इसी कारण कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अत्यधिक निर्भरता को वर्जित माना जाता है। उसे केवल न्यूनतम स्तर की सहायता करने की अनुमति है। तुमने एक गुड़िया को उपहार के रूप में दे दिया। तुम्हें मां होने का जरा भी एहसास नहीं है क्या? अगर उसे लियम के पास रखा गया तो लोग उसकी आलोचना करेंगे। तो क्या हुआ? वैसे भी मुझे उससे कोई विशेष लगाव नहीं है। मुझे तो इस बात की चिंता है कि कहीं साम्राज्य इस पर आपत्ति न कर दे। ऐसे उदाहरण पहले भी मौजूद हैं। चिंता मत करो। जब लियम सच्चाई जान जाएगा तो वह भी हमारी तरह अपनी जिम्मेदारियां अपने बच्चे पर डाल देगा और फिर राजधानी में जाकर आराम से जीवन बिताएगा। अपने माता पिता से बैनफील्ड परिवार की सारी संपत्ति विरासत में पाने के बाद मैं मात्र 5 वर्ष की उम्र में एक पूरे ग्रह का शासक बन गया। मैं सचमुच सत्ता में आ गया था। नहीं, मुझे तो राजा कहना चाहिए। हालांकि साम्राज्य में बैनफील्ड परिवार जैसे कई काउंट परिवार मौजूद थे। मैं असंख्य कुलीनों में से केवल एक था, लेकिन जब तक मैं अपने क्षेत्र में था मैं यहां का राजा था। लियम साहब, नौकरानी रोबोट पहुंच चुकी है। पहली बार मिल रही हूं। मैं अमागी हूं। आज से मैं आपकी सेवा करूंगी, लेकिन इसे सप्ताह में एक बार रख रखाव, मेंटेनेंस की आवश्यकता होगी। लगभग 2 घंटे में यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यह सोचकर कि अब मैं अपनी इच्छा के अनुसार सब कुछ कर सकता हूं, मैंने अमागी की ओर दोनों हाथ बढ़ा दिए। अमागी ने बड़े स्नेह से मेरे छोटे से शरीर को अपनी बाहों में उठा लिया। यह देखकर ब्रायन ने तुरंत चेतावनी दी, कृपया लोगों के सामने ऐसा व्यवहार न करें। मैं जो चाहूं वह करना मेरी स्वतंत्रता है। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, मुझे तुरंत क्षेत्र की स्थिति की रिपोर्ट दो। ब्रायन ने अपनी कलाई में पहने उपकरण को छुआ। तुरंत हमारे आसपास तरह तरह की छवियां और आंकड़े तैरने लगे, लेकिन मैं इन चार्टों और आंकड़ों का अर्थ बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था।
पिछले जन्म में मैं केवल एक साधारण कर्मचारी था। एक पूरे ग्रह का शासन कैसे चलाया जाता है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं न कोई अच्छा काम कर पाऊंगा और न कोई बुरा काम। तो फिर मैं दुष्ट सामंत, ईविल लॉर्ड कैसे बनूंगा? मालिक, मेरे पास प्रशासनिक सहायता और शासन संचालन में सहयोग देने के कार्य मौजूद हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं क्षेत्र के प्रबंधन में आपकी सहायता करूं? सच में, लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं आता। क्या फिर भी तुम मेरी मदद कर सकती हो? तो मैं लॉर्ड को पहले लर्निंग कैप्सूल में प्रवेश करने की सलाह देती हूं। उस अवधि के दौरान मैं आपकी ओर से टेरिटोरी के कार्यों का प्रबंधन कर सकती हूं। ब्रायन का चेहरा तुरंत बदल गया। कदापि नहीं। एआई द्वारा सीधे शासन करना ऐसा दुष्कर्म है जिसे एम्पायर कभी स्वीकार नहीं करेगा। अनुमति केवल सहायता के स्तर तक ही है। एम्पायर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अधिक से अधिक वह सिर्फ यह चाहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग न्यूनतम स्तर तक सीमित रहे। जब तक लॉर्ड शासन के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेते, मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है। इसलिए इस मामले में लॉर्ड के निर्णय का पालन किया जाना चाहिए। त्यानचेंग और ब्रायन दोनों ने एक साथ मेरी ओर देखा। जिसे एजुकेशन कैप्सूल कहा जाता था, वह एक बेहद सुविधाजनक उपकरण था। बस इस तरल पदार्थ से भरे सीलबंद कैप्सूल के अंदर लेटना होता था और ज्ञान सीधे दिमाग में भर दिया जाता था। शरीर भी मजबूत हो जाता था। अनिवार्य शिक्षा के स्तर का ज्ञान प्राप्त करने में केवल 6 महीने लगते थे। समस्या यह थी कि उस अवधि के दौरान व्यक्ति लगातार सोया रहता था और कोई दूसरा काम नहीं कर सकता था। ब्रायन, सील्ड कैप्सूल को सक्रिय करने की तैयारी करो। त्यानचेंग, जब तक मैं कैप्सूल के अंदर रहूंगा, टेरिटरी तुम्हारे हवाले है। लॉर्ड लियम, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्रायन, क्या यह ज्यादा बुरा नहीं होगा कि जिसे कुछ भी नहीं पता वह टेरिटरी के मामलों में दखल दे? यह एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह सही है, लेकिन इससे ऐसा कलंक बन सकता है जिसकी चर्चा पीढ़ियों तक होगी। यह सिर्फ थोड़े समय की बात है। समझ गए हो तो तैयारी करो। लोगों पर अत्याचार करने और उनसे टैक्स निचोड़ने के लिए अच्छी तरह पढ़ाई करना जरूरी है, और बच्चों का शरीर भी ज्यादा भरोसेमंद नहीं होता। फिलहाल शांति से समय बिताना ही बेहतर है। तुमने सुना, इस बार का लॉर्ड तो सिर्फ 5 साल का है। बहुत छोटा नहीं है क्या? कहीं वह भी किसी बेकार वजह से हम पर टैक्स न थोप दे। जब पिछला लॉर्ड क्लिफ सत्ता में आया था तब हालात बहुत बुरे थे। जब मैं जवान था तब भारी टैक्सेस ने मेरी कमर तोड़ दी थी। एक ग्राहक अपनी शिकायत जोर से किए बिना नहीं रह सका। क्या हम लोग उन रईसों के लिए सिर्फ पालतू जानवर हैं? इतनी जोर से मत बोलो। अब तो बस नए लॉर्ड के प्रदर्शन की उम्मीद की जा सकती है। तुम्हें उस पर भरोसा है? कम से कम संभावना शून्य तो नहीं है। हालांकि वह शून्य के बेहद करीब है। तो फिर उम्मीद किस बात की? लियम को टेरिटरी विरासत में मिले हुए 2 साल बीत चुके थे। ब्रायन ने हवेली को देखते हुए मन ही मन आह भरी। लॉर्ड लियम के परदादा एक महान और बुद्धिमान शासक थे। उनकी सेवा करना मेरे लिए गर्व की बात थी। लेकिन उत्तराधिकार के बाद तरह तरह की समस्याएं पैदा हो गईं। अत्यधिक विलासिता, अनंत कर्ज, आखिर में सारी समस्याएं लॉर्ड क्लिफ के लिए छोड़ दी गईं और वह स्वयं कैपिटल चला गया। यह सब देखकर लॉर्ड क्लिफ भी उसी रास्ते पर चल पड़ा। लॉर्ड लियम, आपने मुझे बुलाया था? ब्रायन, मैं अब तक बहुत कम बाहर निकला हूं, लेकिन एक बात मुझे परेशान कर रही थी, इसलिए मैं देखने गया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस घर की स्टाइल कुछ ज्यादा ही अजीब है? मुझे तो यह बहुत अनोखी लगती है। मैं ऐसी खुशामद नहीं सुनना चाहता। क्या इन घरों को डिजाइन करने वाला कोई मूर्ख था? इनकी आकृतियां इतनी अजीब क्यों हैं? यहां रहना असहज लगता है। और क्या उन्हें शर्म नहीं आती? मेरा तो मन करता है कि जमीन में गड़ जाऊं। इन सभी घरों को गिरा दो। ये वाला भी नहीं चाहिए। मेरे योग्य एक नई हवेली बनाओ। तो इन हवेलियों और विला की देखभाल करने वाले लोगों का क्या होगा? इन बेकार लोगों को निकाल दो। जब ब्रायन का सिर दर्द से फटने लगा था तब त्यानचेंग ने बीच बचाव किया। लॉर्ड, निकाले गए नौकरों के लिए नई नौकरियों की व्यवस्था की जा सकती है। जहां तक घरों के नवीनीकरण की बात है, कृपया थोड़ा और इंतजार करें। मैं भी इन्हें गिराने के पक्ष में हूं। आखिर इससे रखरखाव का खर्च कम होगा, लेकिन लॉर्ड के योग्य हवेली बनाने में काफी समय लगेगा। जब तक वह तैयार न हो जाए, क्या न्यूनतम सुविधाओं वाला एक घर तैयार कर लिया जाए? सही बात है। मेरी हवेली को समय लेकर अच्छी तरह बनाया जाना चाहिए। क्या इसके लिए पर्याप्त धन निकाला जा सकता है?
मैं अर्ल परिवार की सेना के पुनर्गठन की सलाह देता हूं। हमारे पास वास्तव में 30,000 अंतरिक्ष युद्धपोत हैं। यह तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन उनका उपयोग 20% से भी कम है। मौजूदा स्थिति में हमें इतने जहाज़ों की जरूरत नहीं है। स्थिति बनाए रखने के लिए केवल 3,000 जहाज काफी होंगे। इससे रखरखाव का खर्च बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ 3,000 जहाज? कृपया दोबारा विचार कीजिए। एक अर्ल परिवार के पास 10,000 से अधिक जहाज होना परंपरा है। एम्पायर भी यही सलाह देता है। मैं सेना को उसकी वर्तमान संख्या के केवल 10वें हिस्से तक घटाने का विरोध करता हूं। ऐसा है क्या? लेकिन उपयोग तो सिर्फ 20% ही हो रहा है। यह केवल उपयोग का मामला नहीं है। इतनी बड़ी कटौती से पड़ोसी ताकतें हमें कमजोर समझेंगी। सिर्फ दूसरे रईस ही नहीं, समुद्री डाकू भी आकर्षित होंगे। त्यानचेंग ने ब्रायन की राय के जवाब में अलग दृष्टिकोण रखा। मौजूदा स्थिति में 100 समुद्री डाकुओं के जहाज़ों से निपटने के लिए 1,000 से अधिक जहाज भेजने पड़ते हैं। कारण है पुराना उपकरण और सदस्यों की कम दक्षता। इसलिए हमें बेकार हिस्सों को हटाना चाहिए और ऐसी सेना बनानी चाहिए जो वास्तव में लड़ सके। तो फिर सेना में कटौती कर दो। मुझे बेकार अधीनस्थों की आवश्यकता नहीं है, तो मैं पुनर्गठन की व्यवस्था करता हूं। इस तरह निर्माण के लिए धन की व्यवस्था हो जाएगी। सच में सिर्फ एक निरर्थक दिखावे को बनाए रखने के लिए 24,000 अंतरिक्ष युद्धपोत केवल सजावट बनकर रह गए हैं। ये बातें सुनकर ब्रायन को बेचैनी होने लगी। लॉर्ड लियाम, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं। मशीनों का उपयोग करने वाले आप हैं। आपको कभी भी उनके नियंत्रण में नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो दूसरे परिवार बैनफील्ड परिवार को पतित समझकर उसका मजाक उड़ाएंगे। तुम ऐसे कह रहे हो जैसे बैनफील्ड परिवार पहले से पतित नहीं हुआ है। अगर तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय नहीं है तो चुप रहो। लेकिन बहुत कम जहाज रखना वास्तव में एक समस्या है। मैं सैन्य शक्ति के महत्व को कम नहीं आंक रहा हूं। एक दिन मैं इसे फिर से बहाल करूंगा। दोबारा शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें श्रेष्ठ सैनिक बनाऊंगा। उसके बाद टेरिटरी की आर्थिक स्थिति के अनुसार इसका विस्तार करेंगे। मुझे कागजी बाग नहीं चाहिए। केवल वही सेना उपयोगी है जो वास्तव में लड़ सके। ब्रायन, क्या कोई और समस्या है? देर सवेर हम फिर से 30,000 की सेना बना लेंगे। फिलहाल बस धैर्य रखो। ब्रायन सोच में पड़ गया। हालांकि वह अभी भी एक बच्चा है, लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी उत्कृष्ट है मानो लॉर्ड एलिस्टेयर फिर से लौट आए हों। एक समस्या का समाधान हो चुका था। त्यानचेंग, मुझे गले लगाओ। जैसा आदेश, लॉर्ड। अपने सामने का दृश्य देखकर ब्रायन समझ नहीं पाया कि उसे कैसा चेहरा बनाना चाहिए। जब मैंने टेरिटरी की वास्तविक स्थिति की पुष्टि की तो हालात मेरी अपेक्षा से भी अधिक गंभीर निकले। इस हालत में तो मैं चाहूं भी तो लोगों का शोषण नहीं कर सकता। क्या मेरा पुनर्जन्म ऐसे संसार में नहीं हुआ था जहां विज्ञान और जादू दोनों अत्यधिक विकसित हैं? तो फिर यहां के लोगों का जीवन मेरे पिछले जन्म के जापान से भी अधिक कठिन क्यों है? मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया और फिर भी चारों ओर उजाड़ ही उजाड़ दिखाई दे रहा है। टेरिटरी का बिल्कुल भी विकास क्यों नहीं हुआ? मेरी शिकायत सुनकर त्यानचेंग ने समझाया, लॉर्ड, यदि टेरिटरी को यूं ही छोड़ दिया जाए तब भी उसका कुछ न कुछ विकास होता रहता है और टेरिटरी के शासक रईसों के लिए उसे अपने हाल पर छोड़ देना अधिक आरामदायक होता है। आखिर विकास होने के बाद प्रबंधन से जुड़े काम भी बढ़ जाते हैं। तो क्या वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग नहीं कर सकते? उपयोग तो करते हैं, लेकिन केवल न्यूनतम सीमा तक। क्या उस गाइड ने मुझे जबरदस्ती एक बर्बाद टेरिटरी थमा दी है? उस गाइड ने मुझे धोखा भी दिया। ऐसे विचार एक पल के लिए मेरे मन में उभरे। त्यानचेंग ने मुझे समझाते हुए कहा, लॉर्ड, बैनफील्ड परिवार की टेरिटरी वास्तव में बहुत खराब स्थिति में है, लेकिन अब से इसे बेहतर दिशा में विकसित किया जा सकता है। यदि टैक्स से प्राप्त धन का उचित उपयोग किया जाए तो 10 या 20 साल बाद उसके परिणाम स्पष्ट दिखाई देंगे। इस दुनिया के मनुष्यों की आयु अत्यंत लंबी है। 50 वर्ष की उम्र में उन्हें वयस्क माना जाता है। दिखने में वे मेरे पिछले जन्म के लगभग 13 वर्षीय बच्चों जैसे लगते हैं। औसत आयु 3 से 400 वर्ष तक पहुंचती है और 600 वर्ष तक जीवित रहना भी बहुत सामान्य बात है। इस दृष्टिकोण से देखें तो 20 साल का समय बहुत छोटा लगता है। आवश्यक खर्चों को छोड़कर बाकी सारा धन टेरिटरी के विकास में लगा दीजिए, फिर बाद में उससे अच्छा लाभ प्राप्त कीजिए। और त्यानचेंग, मुझे शक्ति चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत शक्ति,
चाहे वह युद्ध शक्ति हो या कुछ और मजबूत बनना चाहता हूं। पिछले जन्म में मैं साधारण हिंसा के सामने झुक गया था। मैं उन कर्ज वसूलने वालों से डरता था। मुझे ऐसी शक्ति चाहिए जिससे मुझे किसी से डरना न पड़े। मुझे ऐसी हिंसक शक्ति चाहिए जो दूसरों को रौंद सके। इसीलिए मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं। उस समय गाइड मेरी पूर्व पत्नी को देख रहा था। कितनी दयनीय हो गई है। उसके बाल बिखरे हुए हैं। उसने सस्ते कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं। क्या अब वह मौज मस्ती करने बाहर नहीं जाती? गाइड के आसपास वे सभी लोग दिखाई दे रहे थे जिनका जीवन उसकी चालों के कारण दुखी हो चुका था। मेरे लिए यह सिर्फ मनोरंजन है। अब समय आ गया है कि लियम की स्थिति भी देखी जाए। वह वास्तविक स्त्रियों पर विश्वास नहीं करता और अपने आसपास सुंदर गुड़ियाएं रखता है। वास्तव में हास्यास्पद। उसे अभी तक एहसास नहीं हुआ कि उसकी हर हरकत एम्पायर की व्यवस्था को खतरे में डाल रही है। क्या ही आनंददायक स्थिति है। अब मैं धीरे धीरे उसके साथ खेलूंगा। तो तुम शक्ति प्राप्त करना चाहते हो ताकि कोई तुमसे कुछ छीन न सके। कितना परेशान करने वाला विचार है, लेकिन यही तो मुझे पसंद है। मैं तुम्हें एक असाधारण प्रतिभा भेंट करूंगा। आखिर मेरी बिक्री के बाद की सेवा भी पूर्ण होनी चाहिए। यही मेरा सिद्धांत है। कृपया इसका भरपूर आनंद लो। लियम, जब तुम विनाश के कगार पर पहुंचोगे तब मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा।